अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है साइंस संग्रह एकेडमी। मैं यामिनी आपकी सोशल साइंस की टीचर बच्चों वेलकम करती हूँ आप सबका। तो जल्दी जल्दी जुड़ते जाइए, फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग आज का अपना ये सेशन। सबको गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया बढ़िया, पढ़ाई लिखाई चल रही है अच्छे से? ओके, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। साइमा, भारती, रत्ना प्रिया, रूपराज, सुरुचि, राहुल, वेरी गुड इवनिंग राहुल। ओके चलो, सबको गुड इवनिंग। तो बच्चों, जैसा कि आपको बताया गया था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर पर्टिकुलर सेक्शन वाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स का पूरा हो चुका है। हमने हिस्ट्री पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया है और आज हमारी बातचीत होने वाली है ज्योग्राफी को लेकर के। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग। और आज वाला जो ऑब्जेक्टिव है बच्चे, इसमें आपका संसाधन का पांचों लेक्चर है ना, मतलब संसाधन का पांचों सेक्शन, जिसमें हम संसाधन, भूमि के बारे में, फिर जल के बारे में, वन के बारे में, खनिज के बारे में और शक्ति संसाधन के बारे में पढ़ते हैं। उन सबको एक साथ मैंने समराइज कर दिया है। उन सारों को अलग अलग ऑब्जेक्टिव करने की आपको जरूरत नहीं है। हम सारा एक ही में पढ़ करके, एक ही में कंबाइन कर करके आज पढ़ लेंगे। तो 50 क्वेश्चंस का ये ऑब्जेक्टिव सीरीज है। तो आप लोग एक बारी जल्दी जल्दी जुड़ते जाओ, फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग आज का सेशन। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, सबको गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सीमा, छोटू, भारती, प्रमोद, सबको गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं हम लोग फिर आज का सेशन। आज का सेशन बच्चे, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, दिख रहा होगा आपको। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो आइए एक बारी आप लोग प्लीज आंसर करते जाइए कि यह जो हमारा प्राकृतिक गैस है, यह बेसिकली किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो एक बार आप लोग हमें बताते जाइए। तब तक मैं देख लेती हूँ कि क्या आप लोग जुड़ पाए हैं। ओके बच्चों, जल्दी जल्दी जुड़ते जाइए। 50 क्वेश्चन का ये सीरीज है। सबको गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है, ये कंफर्म कर लेना। चलिए ओके तो पहला क्वेश्चन बच्चे आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो अगर हम बात करेंगे बच्चे प्राकृतिक गैस के बारे में, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, अर्थात ये यूरेनियम के साथ पाया जाता है। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, सबको गुड इवनिंग। चलिए फटाफट आंसर करते जाइए वन, और जल्दी जल्दी पहले तो जुड़ते जाइए, उसके बाद ही हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ओके, तो वन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक बात और, अगर आप आंसर करते हैं तो आप आंसर में क्वेश्चन का नंबर भी प्लीज मेंशन किया कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपने क्या आंसर किया है और आपने क्या आंसर नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पे बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ए इसका सही उत्तर है, अर्थात यूरेनियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल के बारे में बहुत बड़ी कहानी तो नहीं है, बहुत छोटी सी कहानी है। आप सबको पता है बच्चों कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाखड़ा नांगल नर्मदा, झेलम, सतलज, ब्यास। ओके, जल्दी जल्दी आंसर करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा, झेलम, सतलज एंड ब्यास। ओके ओके, टू का यस यस, रूपराज सांडिल्य, वेरी गुड। साइमा बिल्कुल सही उत्तर। लूशी आपका भी सही उत्तर है। जी बच्चों, बिल्कुल सही उत्तर। यह बेसिकली सतलज नदी पर अवस्थित है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्या है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बात करें अगर दक्षिण भारत के बारे में, तो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है बच्चों वहां पे तुंगभद्रा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तुंगभद्रा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना है, जो कि इसी नदी पर है, अर्थात तुंगभद्रा पर ही है। आगे क्या है? ताप विद्युत केंद्र कहाँ का उदाहरण है, या ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? इसको ध्यान से देखेंगे तो ये सारे कहाँ पे हैं बच्चे? बिहार के अंतर्गत ही, चाहे गया की बात करें, कटिहार की बात करें, समस्तीपुर की बात करें। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि ताप विद्युत के केंद्र का उदाहरण, मतलब ताप विद्युत कहाँ पे है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? यह बड़ौनी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्या है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? ओके, यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल के बारे में बच्चे आपसे बात की जा रही है, और ये बेसिकली ऑप्शंस पढ़ेंगे डिगबोई, झड़िया, घाटशिला या जादूगोरा। तो ये जादूगोरा, और जादूगोरा कहाँ पे है बच्चों? तो ये आपका झारखंड में आता है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल जादूगोरा या झारखंड भी आप इसके अंतर्गत कह सकते हो। अगर जगह का नाम नहीं है तो हम उस पर्टिकुलर स्टेट को भी डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है?
ओके, सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी आंसर करते जाइए। आगे क्या है बच्चों, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे अवस्थित है? ये आप सबको पता है। अगर बात करें एशिया के बारे में तो सबसे बड़ा परमाणु ताप विद्युत गृह जो है यह बेसिकली बच्चों तारापुर में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए। और ये भी याद रखिएगा कि सबसे पहले भी अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले परमाणु विद्युत गृह कहाँ हुआ था, तो निर्माणाकरण का जो कार्य होता है वह तारापुर से ही किया गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच नीतीश कुमार। खुशबू कुमारी वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है, सबका ही सही उत्तर है। साइमा वेरी गुड। सोनल यस, 6 का क्या हो जाएगा बच्चों, ए इसका सही उत्तर है, अर्थात तारापुर ये एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है जो कि भारत में है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? अगर बात करें सौर ऊर्जा के बारे में बच्चों, तो जो सौर ऊर्जा है यह बेसिकली वहीं ज्यादा अच्छी होगी जहां पे सनलाइट, लूसी क्या बोली है, नेचुरल गैस की बच्चे अगर हम बात करेंगे तो यूरेनियम में कुछ ऐसी प्रमुख चीजें होती हैं जिस वजह से इसका आंसर जो है ये यूरेनियम रखा गया है। अगर हम पेट्रोलियम की बात करेंगे तो पेट्रोलियम जो है यह प्राकृतिक इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें और भी रिफाइनरी वाली चीजें ऐड कर दी जाती हैं, जिस वजह से यूरेनियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों, ये जहां पे सौर ऊर्जा इजिली अवेलेबल हो पाए, जिसमें भारत के हम पश्चिमी तट पे बात करेंगे और ये आपका गुजरात राजस्थान वाला क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन में अगर राजस्थान है बिल्कुल है बच्चों, तो ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहां पाई जाती हैं? तो भारत में बच्चे ज्वारीय ऊर्जा या फिर तरंग ऊर्जा की बात करें तो जो आपका खंभात की खाड़ी वाला क्षेत्र है इसके अकॉर्डिंग यह आता है। मैम आपकी क्लास कब होती है? क्लासेस डेली इसी टाइम पे 6 बजे होती है और यह रेगुलर 6 बजे ही होती है। एग्जाम टाइम तक आपकी क्लास 6 बजे ही होगी। तो इस बात को मैं कितनी बारी बता चुकी हूँ, आज एक बार और बता दी। ओके तो ये आपकी क्लास जो है बच्चों ये रोज 6 बजे होती है। आज आपकी 50 क्लास मतलब 50 क्वेश्चंस का सीरीज कर लो। कल फिर आपकी क्लास इसी 6 बजे में हम फिर से 50 क्वेश्चंस को करेंगे। तो कल फिर 50 क्वेश्चंस को करने के लिए 6 बजे मिलते हैं आप लोगों से। अभी तो खैर है ही। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, खंबात की खाड़ी। और प्लीज जल्दी जल्दी आंसर करते जाइए, 50 क्वेश्चन है, अभी तक हम लोग 8 पर ही पहुंचे हैं। सायमा सिंह, अभिषेक कुमार बिल्कुल सही उत्तर है, अभिषेक कुमार चौहान जी, छोटू कुमार, एस यादव बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? और ये क्वेश्चन बच्चों न जाने कितनी बार पूछ दिया गया है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि मेढक के प्रजनन की अगर बात करें तो यह बेसिकली बेंजीन, यूरिया, एड्रिन या फास्फोरस। आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करते जाइए पहले। ओके अभी वीडियो नहीं रुका है ना, क्लियर है ना वीडियो? सब्जेक्टिव का रूटीन बच्चे, सब्जेक्टिव अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, या तो ऑब्जेक्टिव सीरीज ही हमारा चल रहा है। जब सब्जेक्टिव आएगा तो इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। 9 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, बेंजीन, यूरिया, एड्रिन और फास्फोरस। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, बिल्कुल सही। 9 का क्या हो जाएगा बच्चे, तो एड्रिन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। काली मृदा का जो नाम है बेसिकली यह रेगुर मृदा है। और आप सबको पता होगा बच्चों कि हम लोग बेसिकली इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस को ऐड किए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो इतना याद रख लेना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, रेगुर मृदा, ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही हम लोग पृथ्वी को किस नाम से जानते हैं? तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। यह भी पूछा हुआ प्रश्न है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में गिरता है? तो कुल जल के बारे में बच्चे अगर बात होगी और यह पूछा जाएगा कि कितना प्रतिशत भाग हम महासागरों में दे आते हैं, तो आप सबको पता है कि लगभग 96%। और अगर एग्जैक्ट आंकड़ों में बात की जाए, अगर एग्जैक्ट आंकड़ों में बात की जाए तो 96.6% के आसपास जो जल है बच्चों यह बेसिकली महासागरों में आपका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? ये मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूं। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? भारत के मंदिर कहने के पीछे भी कारण है बच्चों। मंदिर किसको कहते हैं? तो जहां पे हम जाकर के अपनी पूजा या श्रद्धा भाव रखते हैं। बच्चों एक बांध की मदद से न जाने हम कितने उद्देश्यों को पूरा कर लेते हैं, जिस वजह से वहां बहुउद्देशीय
उद्देश्य परियोजनाएं भी चलाई जाती हैं। ओके, तो प्लीज क्वेश्चन का नंबर लिख करके आप ऑप्शन लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर बताया है। 13 नंबर क्वेश्चन, देश के बांधों को किसने कहा है कि यह भारत का मंदिर है? बिल्कुल सही, पंडित नेहरू जी ने कहा है कि यह क्या है बच्चों? भारत का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? अगर हम बात करें बच्चे प्राणियों के शरीर में और जल की मात्रा की, तो लगभग 60% के आसपास हमारे शरीर में जल की आवश्यकता होती है या फिर जल की मात्रा होती है। तो ये आपका 60% सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 14 का आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? यह भी न जाने कितनी बार पूछा गया है और ज्योग्राफी में ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, आपसे भी पूछा जा सकता है। अगर बात करें बिहार में अति जल दोहन के कारण बच्चों, तो यहाँ पे आर्सेनिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप सब सही आंसर कर रहे हो, वेरी गुड। प्रमोद, सोनल, आयुष कुमार, खुशबू कुमारी, सबका बिल्कुल सही उत्तर है। सुरभि, आप भी सही उत्तर कर रहे हैं। पंकज यादव, यस। गिरधारी, देखिए बच्चों, मैं रोज आप लोगों से एक ही बात कहती हूँ कि ये जो आपका टाइम है अभी वाला पीरियड, यह बेसिकली आपका रिवीजन मोड है। आप जितनी चीजें पढ़िएगा, जितना रिवाइज करिएगा, उतना ही बेहतर कर पाइएगा। अब इस टाइम पे कुछ नई चीजें नहीं पढ़िए, बस जो पढ़े हैं उसको रिवाइज करते रहिए। बहुत कम समय है आपके पास। डेली ये जो सोशल की क्लासेस है, यह बेसिकली इसी टाइम पे शाम को 6 बजे ही होती है। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव पे भी डिस्कस करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 15 का तो आर्सेनिक इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? और ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अगर बात करेंगे बच्चे 2001 के आंकड़ा के अनुसार, तो उस समय भारत में एग्जैक्ट आंकड़ा जो है ये 20.60 है, मतलब 20.60 के आसपास यहाँ पे वन की अवस्थिति थी। यह भी आपको पता होना चाहिए। मैम, सब्जेक्ट का रूटीन बच्चे, मेरी क्लास तो 6 बजे रोज जाती है। इसके साथ साथ प्रकाश सर की क्लास शायद 5 बजे जाती है, जो कि साइंस पढ़ाते हैं। मॉर्निंग में आपकी मैथ्स की क्लास होती है और इंग्लिश की क्लास होती है। ये आप एक बार चेक कर लेना। मेरी क्लास लेकिन 6 बजे होती है और प्रकाश सर की 5 बजे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत वनों का विस्तार है? क्वेश्चन नंबर 17। मैम, अभी तो हम लोगों ने इसे किया था ना कि भारत में लगभग 20.60% भौगोलिक क्षेत्रों का विस्तार है। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, VBI रख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार की जैसे ही बात आए, 20 से सीधे आंकड़ा 7 पे आ जाना है। बिहार के बारे में वनों के विस्तार में 7% ही यहाँ पे वन का फैलाव है। 65 और 60 जी, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, वह जो आंकड़ा है ना, आपका बोर्ड वाला बुक जो है, ये कई साल से वो नहीं हुआ है, रिफाइन नहीं हुआ है, जिस वजह से कौन सी चीजें कहाँ पाई जाती हैं, अभी क्या वर्तमान का बात है, तो ये वाला आंकड़ा थोड़ा बहुत गड़बड़ है, क्योंकि आपका बुक मॉडिफाई नहीं हुआ है, वर्तमान में सिनेरियो चेंज हो गया है। क्लियर है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 7%। आगे क्या है? पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? क्वेश्चन नंबर 19 नंबर बच्चे, जल्दी बताते जाइए। अगर हम बात करें बच्चे पूर्वोत्तर भारत के बारे में, तो यहाँ पे 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो पूरे देश के अगर कुल क्षेत्रफल के बारे में देखा जाए, तो यहाँ लगभग बच्चों 60.11 मतलब 60% के आसपास बच्चे वन जो है यह क्या हो जाएगा? ओके, नहीं 60%, यस, बिल्कुल सही उत्तर है। 19 का क्या हो जाएगा बच्चों? डी। चलो अब आप लोग बताओ, किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है? ये कई बार कराया गया क्वेश्चन है और अगर आपने वन पढ़ा है तो ये आपको पता होना चाहिए। बताइए बच्चों, किस राज्य में वन का विस्तार सबसे ज्यादा है? क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी आंसर करेंगे। अगर बात करें बच्चों वनों के विस्तार के बारे में, तो आप सबको पता है कि यहाँ पे एक टॉप मोस्ट स्टेट जो है, जिसका नाम है मध्य प्रदेश, ये वन पे आता है। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन में नहीं होता बच्चों, तो सेकंड नंबर पे हम यहीं पे अरुणाचल प्रदेश को ऐड करते। अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है, तो ये सेकंड नंबर पे आता है। ये आपको याद रखना चाहिए। मध्य प्रदेश इसका पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है? वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टिकोण से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? बच्चों, इसके 3 भागों में बांटा गया है। ये आप लोगों को मैं कई बार बता चुकी हूं कि एक होता है संरक्षित वन, दूसरा आता है रक्षित वन। ठीक है, इन्हीं के अकॉर्डिंग बांटा जाता है। एक वन में आपको पूर्ण रूप से परिवेश वर्जित है, केवल और केवल वन्य जीव के लिए है। दूसरे में आप जा तो सकते हैं, लेकिन वह वन विभाग के रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग होता है। तो यह 3 प्रकार आपको याद रख लेना है। ओके,
हिस्ट्री, पोल साइंस, ये वाला मैं रूटीन बता दूं, एक्चुअली ये वाला जो सेशन है ये मैं अपने अकॉर्डिंग ही शेड्यूल करती हूँ, लेकिन आपको 6 बजे ही क्लासेस जाती है, मैं ये बता रही हूँ। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? यह क्वेश्चन भी कई बार पूछ दिया गया है। अगर हम बात करें बच्चे संविधान की धारा के बारे में, वेरी गुड गेमिंग जी, आपका बिल्कुल सही उत्तर है। पंकज यादव, कमलेश कुमार, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं बच्चों, संविधान की धारा 21 के संबंध के बारे में, तो यह बेसिकली वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए और ये बस टेस्ट करिए कि आपको इसका आंसर पता है या नहीं पता है, या आपकी तैयारी कितनी है। मैं बार बार बोलती हूँ कि 50 क्वेश्चन के सीरीज में खुद को ये देखा कीजिए या खुद की मार्किंग किया कीजिए कि आपकी टेस्टिंग कितनी अच्छी हो पाई है या नहीं हो पाई है। आगे क्या है, एक एनजीओ के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वनों का विस्तार था? यह बेसिकली बच्चों अगर हम इसके संदर्भ में बात करेंगे तो एनजीओ के रिपोर्ट के अनुसार तो ये 1948 का आंकड़ा है, और उस समय तक बच्चों भारत में केवल, भारत बोल रही हूं, पूरे विश्व में केवल 4 अरब हेक्टेयर पर क्या था, वन था, जो कि वर्तमान में बहुत ही गिर गया है, क्योंकि हम वनों का विनाश करके न जाने क्या क्या चीजें करने लगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चे, 23 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेक्शन हुआ था? 24 नंबर आपको याद रखना है, और ये आपने पढ़ा भी होगा शायद। विश्व आपदा तो इसमें पढ़ेंगे नहीं, वेटलैंड्स कन्वेक्शन के बारे में भी नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 24, फटाक फटाक आंसर करते जाइए। 24 नंबर, यस 23 इज द राइट। आगे बढ़िए बच्चों, 24 के बारे में बताइए। ओके, बिल्कुल सही, साइमा, गौतम, अभिषेक, बहुत सही उत्तर है बच्चों। यस 24 का क्या हो जाएगा बच्चे, अफ्रीकी कन्वेक्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है? तो केवल भारत में ही पाया जाने वाला जो जीव है इसका नाम है डॉल्फिन, और ये कहाँ पाया जाता है बच्चों, तो विशेष करके बिहार का जो गंगा वाला क्षेत्र है, गंगा जी में बहुत सारी डॉल्फिन मिलती है, और मैंने आपको इस पे एक कहानी भी सुनाई थी, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके 24 हो गया, 25 भी हो गया, 26 बढ़ते हैं। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? देखो बच्चों, मैंग्रोव के बारे में बात होगी तो आप सबको पता है कि यह तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन आपको यह नहीं पता है बच्चों कि यह तटीय क्षेत्र में कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि आपसे पूछा है सबसे अधिक। अगर सबसे अधिक की बात आएगी तो यह पश्चिमी तटीय प्रदेश में पाया जाता है, और अगर ये नहीं होता कि सबसे अधिक, तो हम तटीय क्षेत्र तो बताते ही, लेकिन इसके साथ साथ यह जो अंडमान निकोबार वाला समूह है, यहाँ भी मैंग्रोव वन बहुत सारे पाए जाते हैं। तो आप लोग बताते जाइए कि 26 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 26 का आंसर हो जाएगा पश्चिमी तटीय क्षेत्र, ये इसका सही उत्तर है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं जी, वेरी गुड। पश्चिमी तटीय क्षेत्र, मैंग्रोव वन के बारे में बस इतना याद रखिएगा कि ये तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहां समुद्र का तट होगा वहीं पे ये पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है टैक्सोल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? आप सबको पता है बच्चों कि टैक्सोल का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो मैम टैक्सोल का उपयोग हम कैंसर वाले रोग में करते हैं, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला है चड़क का संबंध किस देश से था? यह भी आपको पता है, चड़क भारत से थे, और बेसिकली वो बहुत बड़े क्या थे बच्चों, तो डॉक्टर के रूप में उनको गिना जाता था पुराने टाइम पे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज के बारे में बात हो रही है, तो अभ्रक नहीं होगा, बॉक्साइट नहीं होगा, चूना पत्थर भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज इसका सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात यह जो आपको मैग्नीज दिख रहा है यह लौह युक्त खनिज है। 29 नंबर, जल्दी जल्दी बच्चों आंसर करते जाइए, बिल्कुल सही। 27 बिल्कुल सही उत्तर है। 29 का क्या हो जाएगा? ओके सौरभ गिरी बिल्कुल सही उत्तर, पंकज आपका भी सही उत्तर है, मुन्ना जी बिल्कुल सही, साइमा आपका भी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते जाइए बच्चों जल्दी जल्दी, यह क्या हो जाएगा, तो मैग्नीज इसके अंतर्गत आता है, यह आपको पता होगा, है ना। 29 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज मतलब ऐसा खनिज जिसमें धातु नहीं पाया जाता है, तो मैम सोना तो धातु ही है, टीना भी, ग्रेफाइट भी, अभ्रक भी, तो बच्चों सी जो है अभ्रक, यह बेसिकली धात्विक खनिज नहीं है, इसमें धातु की कोई मात्रा नहीं होती, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? कितनी बार बता चुकी हूँ, निर्माण उद्योगों में बता चुकी हूँ कि उद्योगों की जननी के बारे में बात आए
आएगी तो केवल और केवल आपको एक चीज ध्यान देना है, और वो क्या है, तो बच्चे उद्योगों की जननी लोहा और इस्पात उद्योग को कहा जाता है, क्योंकि इसी से मशीन के द्वारा हम फिर नई चीजों को कर पाते हैं। अगला क्या है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क के बारे में आपसे बात हो रही है, ये आप लोग बताइए और मुझे कमेंट बॉक्स में यह भी बताइए कि लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। 32 नंबर। यस, वेरी गुड साइमा। बिटुमिनस जो है यह लौह अयस्क का प्रकार है। और बच्चों जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ। वेरी गुड। 31 नहीं तो ये तो 32 है। लौह अयस्क का प्रकार 32 32 32 32। ओके, आज तो मैं आप लोगों की ही बातें सुनूंगी। लूसी, वेरी गुड बच्चे, ये क्या हो जाएगा, तो बिटुमिनस इसका प्रकार है। लौह अयस्क का, लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या इसके अंतर्गत आती है, ये आप बताते जाइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा? अगला क्वेश्चन है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? आप सबको पता है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक जो है या आपके अकॉर्डिंग, आपके बुक के अकॉर्डिंग झारखंड है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? देखो अभी वर्तमान की अगर बात आएगी ना, तो वर्तमान संदर्भ में छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा उत्पादक है, झारखंड नहीं। लेकिन आपको तो बुक के अकॉर्डिंग चलना है, तो ये आपका झारखंड ही होगा। और इसमें पूछा गया है कि कितना प्रतिशत, तो लगभग लगभग बच्चे 20% के आसपास क्षेत्र ऐसा है जहां पे ये क्या हो जाए बच्चों, लौह अयस्क के प्रकार के बारे में बात हो रही थी, है ना। ओके पंकज जी गोपालगंज से 34, यस 20% के आसपास। आगे बढ़ते हैं। आगे है मैग्नीज उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मैग्नीज के मामले में बच्चे हम सेकंड नंबर पे आते हैं, अर्थात द्वितीय पोजीशन पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? यह भी क्वेश्चन बच्चे कई बार पूछा गया है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितनी उसका उपयोग होगा, कितने मैग्नीज का उपयोग होगा, तो ये बेसिकली 10 किलो के आसपास इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? बात होगी बच्चे अगर उड़ीसा के बारे में, तो इनमें से आपको क्या दिख रहा है? जो भी दिख रहा है ये बेसिकली आपको जो बॉक्साइट दिख रहा है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। उड़ीसा में बॉक्साइट सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, मैं किधर से हूं मैम? ये तो आपके यूजर नेम से पता चलेगा ना तुम किधर से हो। अभिषेक कुमार चौहान, वेरी गुड इवनिंग। 36, यस 37 की हम लोग बात कर रहे हैं। वेरी गुड लूशी, मुन्ना, पंकज, ए गेमिंग, गौतम कुमार, अभिषेक, बहुत सही उत्तर है बच्चों। 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। और ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? आप सबको भी पता है बच्चे, जैसे ही एल्युमिनियम की बात आएगी केवल मन में एक ही बात याद रखना है, बॉक्साइट अंकल को। ऑप्शन में है क्या? यस मैम ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। जल्दी जल्दी 38 का आंसर बताते जाइए कि 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अर्थात एल्युमिनियम बनाने के लिए हम लोग किस खनिज का उपयोग करते हैं। ओके, बात हो रही है बच्चे 38 के बारे में। 38 का आंसर जल्दी जल्दी करते जाइए। वेरी गुड, 38 क्या हो जाएगा? यस डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? अगर बात करेंगे बच्चे बिहार और झारखंड के क्षेत्र में, तो झारखंड जो है यह अभ्रक के मामले में, और बिहार भी अभ्रक के मामले में टॉप पर है। और लगभग लगभग हम कह सकते हैं कि 80% के आसपास जो उत्पादन है यह बेसिकली यहाँ पे बिहार झारखंड के क्षेत्र में ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग के कच्चा माल के बारे में आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है यह बॉक्साइट तो मैम एल्युमिनियम का होता है, लोहा भी नहीं, ग्रेनाइट भी नहीं। सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर सबसे बड़ा रॉ मटेरियल माना जाता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? यह बेसिकली आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि एक क्षेत्र है जिसका नाम है डिगबोई, और ये डिगबोई कहाँ है मेरे बच्चों? तो असम में है। ऑप्शन में असम है क्या? बिल्कुल मैम ऑप्शन में असम है। तो किस राज्य में खनिज तेल का विकास सबसे ज्यादा है? तो यह है बच्चों आपके असम में। इसके साथ साथ आप 2-3 चीजें और याद रख लेना कि मैम ये तो गुजरात में भी पाया जाता है, इसके साथ साथ मैम ये महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, साथ ही साथ बच्चे आंध्र प्रदेश भी याद रख लेना। आंध्र प्रदेश में भी खनिज तेल जो है यह बहुत ही अच्छे से पाया जाता है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थान पे पहला परमाणु ऊर्जा क्षेत्र जो है यह स्थापित किया गया था? तो अभी ही मैंने बताया था बच्चे आपको तारापुर, और तारापुर की स्थापना 1962
1969 में हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है और इसको याद भी रख लेना है, ठीक है। ओके मैं लास्ट में सारे क्वेश्चंस को देख लूंगी, वेट करिए। आगे क्या है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय के बारे में आपसे बात हो रही है, तो आप सबको पता है बच्चों अनवीकरणीय कैसी ऊर्जा होती है, तो इसको बनाने में काफी टाइम लग जाता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक बारी में प्राप्त नहीं कर सकते। अगर एक बार यूज हो गया तो फिर इसका उपयोग भी नहीं किया जा सकता है। तो जल्दी जल्दी बताते जाइए कि कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। एक बार आज आपका गलत हो गया, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल एग्जाम के लिए ही है, योग माया दीदी। वेरी गुड लूशी, 43। यस 43 बिल्कुल सही बच्चों। ये क्या हो जाएगा, तो पवन, सौर और ये तीनों जो आपको दिख रहा है, तो मैम ये सब तो नवीकरणीय है। आगे बढ़ते हैं, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा प्राथमिक का उदाहरण नहीं है, तो मैम कोयला तो है ही, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, लेकिन यह जो आपको विद्युत दिख रही है, इस विद्युत को बच्चों हम लोग बनाते हैं, चाहे किसी विधि से बनाएं, तो ये हो जाएगा। आगे क्या है बच्चों, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत के बारे में बात करेंगे, तो जो भी आपकी नवीकरणीय ऊर्जा होती है ना, उसी को हम गैर पारंपरिक के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। ओके आपका नाम अभिषेक है, आई एम सॉरी। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत के बारे में बात करेंगे तो कोयला हो गया, विद्युत हो गया, इसके साथ साथ पेट्रोलियम हो गया और सौर ऊर्जा है। तो बच्चों इसको भी कहीं ना कहीं यह पारंपरिक है, यह भी और यह भी। बताइए 45 का आंसर क्या हो जाएगा। 45 का आंसर बच्चों जल्दी जल्दी करते जाइए। बिल्कुल सही बच्चों, ये क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा, यह पारंपरिक स्रोत नहीं है। आगे क्या है, गैर पारंपरिक है, मतलब गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। तो आप सबको पता है बच्चों गोंडवाना समूह के बारे में कि यह 20 लाख करोड़ वर्ष पहले हुआ था, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में कोयले के बारे में सीधा सीधा बात है, झारखंड, क्योंकि आपके बुक के अकॉर्डिंग झारखंड है। अगर वर्तमान संदर्भ में पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ आता है, इसका सही उत्तर झारखंड ही होगा बच्चों। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम कोयले का एक प्रकार कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 48, सर्वोत्तम कोयले का एक प्रकार की बात आएगी तो जो एंथ्रासाइट है, पीट है, लिग्नाइट है या बिटुमिनस है, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 फटाक फटाक। ओके 47 बी बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 48 का आंसर बच्चों जल्दी जल्दी करते जाइए। लूसी, झारखंड झारखंड झारखंड, ओके हाँ झारखंड में ही। 48 का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, फटाक फटाक बताते जाओ। ए गेमिंग बिल्कुल सही उत्तर है, डी डी डी। नहीं बच्चों डी नहीं होगा, कोई बात नहीं, रुपेश भट्ट तो मात हो गए। बनारसी लाल, आय हाय हाय, बनारस इश्क है हमारा, है ना। कोई बात नहीं रुपेश, कभी कभी मैम भी लेट हो जाती हैं तो डोंट वरी, बट 6 बजे आ जाना है, ये याद रखो। बस एक प्रैक्टिस तो है, हम जाएंगे 50 क्वेश्चन करेंगे, आ जाएंगे। अपनी तैयारी तो हम नाप लेंगे ना कि हम कितने पानी में हैं, और बस हो गया 2-3 दिन और ये है। उसके बाद तो सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। सब्जेक्टिव जब डिस्कस करेंगे तो लिखने की स्ट्रैटेजीज बताई जाएगी। वहां क्लासेस छोड़ के नहीं जाना या वहां लेट नहीं होना, अदरवाइज फिर रिकॉर्डेड देखने में मजा नहीं आता, मतलब मैं पर्सनली बता रही हूँ। 43 का क्या हो जाएगा बच्चे, बिल्कुल सही, एंथ्रासाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो आप सबको पता है बच्चे, अगर हम बात करेंगे मुंबई हाई के बारे में तो यह बेसिकली क्यों प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों, कोयला का निर्माण तो नहीं होता है मैम, तेल शोधक कारखाना भी नहीं है, परमाणु शक्ति भी नहीं है, खनिज तेल के लिए। और सबसे बड़ी संस्था जिसका नाम है ONGC, सुना है तुम लोगों ने ONGC, ये कहाँ ही है, तो मुंबई में ही है। आगे बढ़ते हैं, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना बच्चों कहाँ पे स्थित है, असम में स्थित है। और असम में किस जगह पे, तो मैम डिगबोई में। यहाँ है का डिगबोई, यस मैम है, डिगबोई असम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके तो ये था तुम्हारा 50 क्वेश्चन का पूरा सीरीज। लास्ट में प्लीज हमें यह भी बता देना कि इस 50 क्वेश्चन में से आपने कितना स्कोर किया है, आपका क्या स्कोर रहा, ताकि मुझे ये पता चले कि आपने कितना सही किया है। ओके फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, कल वाली क्लास में। कल हम लोग इसी का 50 डिस्कस करेंगे, संशासन से अलग, जिसमें हम कृषि के बारे में बात करेंगे, उद्योग के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ आपके बिहार के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। क्लासेस आपकी ऑलरेडी लग गई हैं, शेड्यूल हो गई हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। कल 6 बजे मिलते हैं बच्चे आप लोगों से इसी टाइम पे, कोई लेट नहीं करिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों जुड़ने के लिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच बच्चों, खूब सारा पढ़ो, अभी रिवीजन वाला टाइम है, खूब रिवाइज करो, जम के रिवीजन करो। थैंक यू, बाय बाय।